इमेजिन करो कि तुमने 500 साल तक एक डिमोनिक पावर को रोक कर रखा ताकि तुम्हारा सेट टॉप पावर बन सके, पर जब तुम बाहर आते हो शैटर्ड और पावरलेस, तो वही लोग तुम्हें ट्रैश बोलकर लात मार देते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब शुरू होता है जब ये लोग भूल जाते हैं कि उनकी हर एक डिवाइन पावर सिर्फ एक इंसान की खैरात है। अब जब वो इंसान ही सेट छोड़ रहा है तो क्या ये जीनियस अपनी मौत को रोक पाएंगे? क्योंकि अब किस्मत पलटने वाली है। चलो देखते हैं बिना अपनी शील्ड के ये सेट कितनी देर तक सरवाइव करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको इस वीडियो में जो भी मोमेंट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग और अमेजिंग लगे उस पार्ट का टाइम स्टैम्प कमेंट करना। जिसका भी कमेंट सबसे ज्यादा एपिक और मजेदार होगा मैं उसे पिन करूंगी। हाँ, जो ज्यादा देर तक वीडियो में टाइम स्टैम्प कमेंट करेगा उसको भी। कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो में बताता है 500 साल पहले जब बुद्धा स्वॉर्ड एम्परर दुनिया में आया तो उसकी डेमोनिक एनर्जी किसी काले इंक की तरह पूरे आसमान को निकल रही थी। मेरा किंग जुआन सेट खत्म होने की कगार पर था। मैं बाई जुआन किंग जुआन स्वॉर्ड सेट का यंग मास्टर अपने सेट को बचाने के लिए मैंने वॉलंटियरली 500 साल तक उस स्वॉर्ड एम्परर की पहरेदारी करना चूज किया। मैं अकेले उस गहरे अंधकार के कुएं में चला गया जहां एंटर करने के बाद बाईजुआन का सामना एक खतरनाक ड्रैगन से होता है जिसे वो अपनी पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके ढेर कर देता है। 500 साल बीत चुके हैं। मैंने अपने फ्लैश और ब्लड को एक शील्ड की तरह यूज किया और अपनी सोल को एक रास्ता दिखाने वाला गाइड बनाया ताकि मैं उन डीमंस का ढेर लगा सकूं जो पहाड़ों की तरह मेरे सामने खड़े थे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन सभी को निपटाया। मैंने जो गोल्डन स्वॉर्ड बनाई थी वो सेट के लिए एक बैरियर बन गई। मेरी पूरी की पूरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टिवेशन सेट की किस्मत चमकाने में खर्च हो गई। पर ये सब करते करते मेरे मेरिडियंस टूट गए, मेरे डेंटियंस डैमेज हो गए और मैंने अपनी सारी पावर्स खो दी और अब मैं एक मामूली इमॉर्टल बन गया। मुझे लगा था कि जब मैं इस फॉरबिडन एरिया से बाहर निकलूंगा तो लोग एक हीरो की तरह मेरा वेलकम करेंगे, पर रियलिटी तो कुछ और ही निकली। उसके ऐसा कहते ही कहानी प्रेजेंट में आती है जब वो लू यू पी किंग जुआन स्वॉर्ड सेट वापस आ गया था। उसके वापस आने के बाद कोई भी खुश नहीं होता, बल्कि सभी लोग उसके हायर की गद्दी उससे वापस छीनना चाहते थे क्योंकि उसने अपनी पावर्स को लॉस कर दिया और अब वो एक पावरलेस मॉडल है। सेट का इकलौता होली सन जोन अपनी पोजीशन बाईजुआन को वापस देते हुए कह रहा था कि मैं इसका हकदार नहीं, आखिर यही यहाँ के यंग मास्टर है। तो हॉल में मौजूद ज़ुवेन और लुकिंग उसे ऐसा करने से मना करने लगती हैं कि ये तो बिल्कुल भी पावर के लायक नहीं है। आप तो सेट के होली सन है, अगर आप सेट को जाने देंगे तो इस सेट का क्या होगा? अगर ये इमॉर्टल यूजलेस लो यू पीक को ऑक्यूपाई करेगा तो फिर ये सेट तो डूब जाएगी। एल्डर्स भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं कि लो यून पीक पर स्पिरिचुअल एनर्जी का अलग ही लेवल है और वहाँ किसी ऐसे को रहना जो कल्टीवेशन नहीं कर सकता सिर्फ एक वेस्ट ऑफ स्पेस है। उन्हें भी लग रहा था कि अगर लू यू पीक किसी को मिलना चाहिए तो वो और कोई नहीं बल्कि होली सन जियांग है। इससे पहले कि वो अपने सेंटेंस को और ज्यादा एक्सप्लेन कर दे तभी वो लड़कियां बाईजुआन की इंसल्ट करते हुए कहती है कि हम बताते हैं क्योंकि ये बाईजुआन अब एक क्रिपल है, इसीलिए अब वो एक ऐसे प्राइम लोकेशन पर रहना डिजर्व ही नहीं करता। वहीं सभी के गुस्से में घी डालने का काम ये बंदा कर रहा था। ये अपने चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा ओढ़ते हुए बड़ा दयालु बन के मना करने लगता है कि नहीं, मुझे लुयो पीक नहीं चाहिए। अगर आप लोग मुझे लुयो पीक देंगे तो बाईजुआन क्या सोचेगा? आखिर उसने इतने सालों लगाकर इस सेट को प्रोटेक्ट जो किया है और उसी की वजह से तो उसकी कल्टीवेशन की ये हालत हुई है। इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि सीनियर ब्रदर अपनी जगह छोड़े। उसकी फेक काइंडनेस को देखने के बाद वहाँ मौजूद लोग पागल हो रहे थे। सबको लग रहा था कि ये होली सन कितना ज्यादा टैलेंटेड और काइंड है, लेकिन सच तो ये था कि ये पूरा सीन एक कैलकुलेटेड मूव है जो बाईजुआन को नीचा दिखाने के लिए किया गया है। बाईजुआन उसकी चालों को अच्छे से समझ गया था, इसलिए वो कहता है कि ज़ियाजुन मानना पड़ेगा। 3 सालों तक मेरी पोजीशन हासिल करने के लिए तुमने कितने पापड़ बेले और अब फाइनली मेरी पोजीशन हासिल करने के लिए और मुझे सेट से निकालने के लिए तुमने ये चाल चली है, लेकिन मैं तुम्हें ये लुओ पीक नहीं लेने दूंगा। ये कहते हुए वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पोजीशन नहीं देने वाला। इस पर तो ज़ुवेन फिर से उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि एक केव ज्वेलिंग के लिए तुम जैसा इमॉर्टल सच में होली सन के साथ कॉम्पिटिट करने वाला है। वही एल्डर्स भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी उसे टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि तुम कितने अनग्रेटफुल हो गए हो। उन सभी ने मिलकर सेक्ट लीडर से उसकी शिकायत करनी शुरू कर दी थी। वहीं सेक्ट लीडर को भी हमारा बाईजुआन ही गलत लग रहा था, इसीलिए वो अपना ऑरा शो करते हुए बाईजुआन को उसके घुटनों पर सप्रेस करने लग जाती है, ये कहते हुए कि विकेड डिसाइपल, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा क्राइम क्या है? तुम्हारी सोच बहुत ज्यादा घटिया है और तुम अपने फेलो डिसाइपल्स को बुली कर रहे हो। वो सारे एक साथ
साथ मिलकर उसके खिलाफ हो चुके थे। वो लोग तो उसे सेट से बाहर निकालने के बारे में भी बात करने लग जाते हैं। एक मॉडल यूजलेस पर्सन को वो अपने सेट में रखना नहीं चाहते थे ताकि उनके सेट की रेपुटेशन ना गिरे। ये सुनकर कि ये लोग उसे सेट से एक्सपेल करना चाहते हैं, एक तंज भरी हंसी हंसते हुए कहता है कि मेरे 500 साल जो मैंने उस फॉरबिडन एरिया को गार्ड करते हुए गुजारे, आज ये सेट जहाँ पर भी पहुँचा है वो मेरी बदौलत पहुँचा है। इस सेट के फॉर्च्यून को मैंने अपने हाथों से सींचा है। अगर मैं वो फॉर्च्यून तुम लोगों से वापस ले लूं तो तुम जानते हो कि इस किंग्स वन सेट का क्या होगा। इस सेट का वजूद ही खत्म हो जाएगा। सेट लीडर गुआन ज़ुएलेन सीधा सीधा ऑर्डर दे देती है कि बाइज़ुआन तुम्हें सेट से एक्सपेल कर दूंगी अगर तुमने होली सन को लियो यू पीक देने से मना कर दिया तो। ये सुनकर बाइज़ुआन अपना गुस्सा शो करते हुए गुआन ज़ुएलेन का नाम लेकर कहता है कि क्या तुम सच में इतनी हिम्मत रखती हो कि मुझे सेट से निकाल दो। अब ये देखकर कि वो इस लहजे में सेक्ट लीडर से बात कर रहा है, हर कोई उस पर चढ़ना शुरू कर देता है कि क्या तुम्हें सेक्ट लीडर से बात करने की तमीज नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें धमकाने की। वही बाइज़ुआन याद करता है कि कैसे 500 साल पहले बुद्धा स्वॉर्ड एम्परर की डेमोनिक एनर्जी को सप्रेस करने का काम और किसी को नहीं बल्कि गुआन ज़ुएलेन को मिला था, लेकिन वो इतना ज्यादा डर जाती है कि अपनी स्वॉर्ड गिराकर वो जाने से ही मना कर देती है। तब बाइज़ुआन आकर वॉलंटियर करता है। इतने सालों से उसने गार्ड किया था और उसके फॉर्चून से ये सेक्ट चल रहा था। इस बात के बारे में वो पूरी तरह से भूल गई है। उसी के एम्परर स्वॉर्ड की पावर की वजह से सेक्ट में काफी सारे जीनियस जन्मे हैं, चाहे वो निर्वाणा बॉडी की पावर हो या अजूरे लोटस बॉडी या अब तक का सबसे पावरफुल मैरिड स्वॉर्ड हार्ट। ये सारे ही जीनियस उसकी स्वॉर्ड आर्ट की देन है। और अब इस सारे एहसानों को भूलकर वो बाइज़ुआन को धमकी दे रही है कि वो सेक्ट से एक्सपेल कर दिया जाएगा। जिन न्यू एडमिट डिसाइपल्स को बाइज़ुआन की स्टोरी नहीं पता थी, वो 500 साल के उसके सेक्रीफाइस को सुनकर अब उसे सिंपैथाइज कर रहे थे। वही ये देखकर कि डिसाइपल बाइज़ुआन के सपोर्ट में बोल रहे हैं, गुआन ज़ुएलेन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने हाथ को पंच बनाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ फैलाने की, और फिर वो सोल सप्रेशन को और भी ज्यादा हार्ड करते हुए हमारे हीरो को इंजर्ड कर देती है, इतना कि वो अपने मुंह से ब्लड निकालने लग गया था। वो बाइज़ुआन के बारे में कहती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, सिर्फ स्वॉर्ड बैरियर को प्रोटेक्ट करने के अलावा तुमने और कुछ भी नहीं किया। इस सेक्ट में जो कुछ भी आज है वो सब कुछ मेरी देन है। मेरी अचीवमेंट को अपना कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सेक्ट लीडर का साथ देने के लिए वहाँ पर ज़ू वैन और लूजिंग भी थी। उनके सपोर्ट से बाकी सबका भी ब्रेन वॉश हो जाता है, यहाँ तक कि एल्डस भी उसके सपोर्ट में हमारे बाइज़ुआन को सेक्ट छोड़कर जाने को कह देते हैं। वही बाइज़ुआन उनकी हरकतें देखने के बाद कहता है कि मुझे घिन आ रही है अपनी सोच से कि मैंने अपनी जिंदगी तुम लोगों के लिए सेक्रीफाइस की। अगर तुम लोगों की यही ख्वाहिश है तो ठीक है, मैं इस सेक्ट को अबैंडन करने वाला हूँ। मेरे जाने के बाद याद रखना, तुम सभी लोग नील डाउन करते हुए मेरे पास आओगे। उस वक्त बाइज़ुआन की बातों पर कोई यकीन नहीं करता, बल्कि वो लोग कहते हैं कि हम नील डाउन होंगे या तुम। अगर सेक्ट ने तुम्हारे ऊपर से अपना रहमो करम उतार लिया ना, तो फिर तुम दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। एक तो तुम्हारे पास कल्टीवेशन पावर नहीं है, और दूसरा ताजे ताजे मॉडल बने हो। मॉडल जिंदगी की डिफिकल्टीज के बारे में तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। वही गुआन ज़ुएलेन भी कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें इस सेक्ट से जाना है तो खुशी खुशी जाओ, तुम्हारी धमकियों से हम नहीं डरने वाले। और फिर वो अपने सामने विड्रॉल एग्रीमेंट निकालते हुए कहती है कि जल्दी से इसे साइन कर दो, इसके बाद इस सेक्ट से तुम्हारा कोई नाता नहीं रहेगा। आज के बाद से ऑफिशियली तुम इस सेक्ट के डिसाइपल नहीं रहोगे। वांग और लुकिंग भी उसे उकसाने लगते हैं कि अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देखते हैं कि इस एग्रीमेंट को साइन करते भी हो या नहीं। उन्हें तो लग रहा था कि इतनी आसानी से सेक्ट को छोड़ के क्यों जाएगा। वैसे भी सेक्ट से निकलने के बाद दर दर भटकने के अलावा इसको और कोई काम नहीं बचेगा। वही अभी भी ज़ियांग ज़ुन अच्छाई का नाटक कर रहा था, ये कहते हुए कि सीनियर ब्रदर, आपको किसी की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन मत करना। आपकी कल्टीवेशन सेटल हो चुकी है, अगर आप सेट से जाएंगे तो फिर बाहर क्या करेंगे। पर बाइज़ुआन तो यही सोच रहा था कि ये सोचो कि एक बार अगर मैंने अपना रहमो करम तुम्हारे ऊपर से हटा दिया तो फिर तुम लोग क्या करोगे। मुझे तो ये सोच कर ही घिन आ रही है कि मैं इतने सालों तक कचरों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कल्टीवेशन दांव पर लगा रहा था, अब मैं सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाला हूँ। ये कहते ही वो अपने फिंगर को कट करता है और उस विड्रॉल एग्रीमेंट पर साइन करके हमेशा हमेशा के लिए किंग्स वन स्वॉर्ड सेक्ट से अपना नाता तोड़ देता है। बाकी लोग भी ये देखकर हैरान थे कि उसने बिना सोचे साइन कर दिया, पर गुआन ज़ुएलेन ऐसे दिखाती है जैसे उसे काफी ज्यादा खुशी हुई ये जानकर कि अब बाइज़ुआन का नाता नहीं है उसके सेक्ट के साथ। इसीलिए कहती है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ, इतनी दूर कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। और फिर वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करके पूरे सेक्ट में अनाउंस कर देती है कि आज के बाद से बाइज़ुआन का इस सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है।
चाहे वो मरे या जिए, सेक्ट को कोई परवाह नहीं। किसी भी इनर डिसाइपल ने अगर उसे अप्रोच करने की या प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो वो भी सेक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद बाइजुआन बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उसे थैंक यू बोलता है इतनी काइंडनेस दिखाने के लिए। वो भी वहाँ से जाते हुए यही कह रहा था कि आज के बाद से किंग्सजुआन सेक्ट और मेरे बीच किसी तरीके का कोई रिश्ता नहीं। किंग्सजुआन सेक्ट में चाहे आग लगे मेरी बला से। जो लोग उसे फूटी आंख नहीं पसंद कर रहे थे वो यही कहते हैं कि इतनी अकड़ बिना कल्टीवेशन के, देखना एक दिन में ही दौड़ते दौड़ते वापस आएगा यहाँ पर अंदर आने की भीख मांगने के लिए। ग्वान ज़ुएलिन को भी यही गलतफहमी थी, इसलिए वो कहती है कि अगर ये कचरा वापस आए तो इसे तब तक नील डाउन रखना जब तक कि मैं अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके वापस ना आ जाऊं। वो 1 महीने से भी ज्यादा वक्त के लिए सर्कुलेशन में जा रही थी। वहीं अब फाइनली जब बाइजुआन वहाँ से चला जाता है तो हमें ज़ांग जुन के असली इरादे पता लगते हैं। वो तो चाहता था कि वो मर जाए। वो कहता है कि बाइजुआन बेशक से बाहर तड़प के मर जाना, लेकिन दोबारा सेक्ट वापस मत आना, वरना अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे। वहीं बाइजुआन भी इतने सालों से सेक्ट में रहने के बाद उसे फेयरवेल स्माइल देते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही हमें न्यानजाओ नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि टियानजियान पवेलियन में सर्कुलेशन में बिजी थी। तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपने हेवनली मिरर का यूज करते हुए चेक करती है तो पता चलता है कि उसके जूनियर ब्रदर बाइजुआन यहाँ से जा चुके हैं। तो वो सेक्ट लीडर से इसकी रिपोर्ट लेने के लिए फटाफट सेक्ट लीडर के हॉल पहुंचती है, जहां ग्वान ज़ुएलिन एल्डर चेन के साथ अलग ही हिसाब किताब में बिजी थी। वो कहती है कि आखिर 10 दिनों से इतने ज्यादा खर्चे कैसे बढ़ गए। एल्डर चेन काफी परेशान होते हुए बताते हैं कि असल में बाइजुआन के जाने के बाद जो डिसाइपल उसके काम को रिप्लेस कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, इसी वजह से खर्चे इतने बढ़ गए हैं। ये सुनकर तो मैडम झुंझला उठती है कि आखिर वो ऐसा ही कौन सा पहाड़ तोड़ता था जो उसके जाने के बाद उसके रिप्लेसमेंट में इतने सारे लोग एडमिट कर दिए कि इतना खर्चा बढ़ गया। एल्डर चेन के कुछ भी बोलने से पहले वहाँ पर न्यानजाओ आ जाती है, जिसके पूछने पर वो काफी घमंड के साथ बता रही थी कि हाँ वो कचरा इस सेक्ट से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। और वैसे भी मुझे ये बताओ न्यानजाओ, तुम अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले उस बेवकूफ का पता लगाने के लिए क्यों आई हो। पर न्यानजाओ बाइजुआन की सच में परवाह करती थी। उसे काफी बुरा लग रहा था कि वो अचानक से कैसे चला गया। उसे भी पता था कि इतने सालों से आखिर उसने क्या किया है और वहाँ से आने के 3 साल बाद भी उसने सेक्ट के लिए बहुत कुछ किया। पर ग्वान ज़ुएलिन का कहना था कि वो सेक्ट के लिए कुछ भी नहीं करता था और इसके अलावा वो बस सेक्ट के खर्चे बढ़ा रहा था। तुम्हें पता है हर महीने उसकी सैलरी में कितने स्पिरिट स्टोन जाते थे? वो एल्डर चेन से पूछती है तो वो कहते हैं कि ज्यादा नहीं, बस 10 लो लेवल के स्पिरिट स्टोन। ग्वान ज़ुएलिन पहले तो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि कितना बड़ा अमाउंट हो, लेकिन फिर खुद ही हैरान हो जाती है कि बस 10 लो लेवल के स्पिरिट स्टोन। लेकिन अपने बात पर टिके रहने के लिए वो कहती है कि तो क्या हुआ, 10 स्पिरिट स्टोन भी बहुत होते हैं एक इमॉर्टल के लिए। आखिर उसे कौन सा कल्टीवेशन के लिए इक्विपमेंट्स और ट्रेजर्स खरीदने पड़ते थे। ग्वान ज़ुएलिन को भी नहीं पता था कि आखिर बाइजुआन को इतने कम पैसे क्यों मिलते थे। पता चला इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि ज़ांग जुन का हाथ है। उसी ने एल्डर चेन को कहा था कि वो अब एक मॉडल बन चुका है, इसीलिए उसे इतनी सैलरी दो जितनी किसी आउट ऑफ कोर्ट के डिसाइपल को दिया जाता है, वो भी वहाँ के सबसे यूजलेस सर्वेंट को जो कोई काम नहीं करते। एल्डर चेन बताते हैं कि कभी कभी तो उसे पूरे पैसे भी नहीं मिलते थे क्योंकि ज़ांग जुन पनिशमेंट के नाम पर उसकी सैलरी में से पैसे कट कर लेते थे। न्यानजाओ ये सुनकर ये फील करने लगती है कि आखिर 3 सालों तक उसने क्या कुछ नहीं सहा। उसे वहाँ पर मौजूद सब पर गुस्सा आ रहा था और उससे भी ज्यादा बाइजुआन के लिए तरस। आखिर वो कैसी जिंदगी जी रहा था यहाँ पर, जबकि उसने अपने फॉर्च्यून से इस सेट को कितने अच्छे से नरिश किया। अब तक ये वर्ड सुनते सुनते ग्वान ज़ुएलिन बाजार आ चुकी थी, इसलिए वो कहती है कि बंद करो अपनी बकवास। वो इस सेट के लिए कुछ नहीं करता था, इसीलिए उसके जाने के बाद यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। न्यानजाओ समझ जाती है कि इस बेवकूफ को समझाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो कहती है कि आशा करती हूँ फ्यूचर में तुम रिग्रेट नहीं करोगी। यह न्यानजाओ को पता लगता है कि जब वो सर्कुलेशन में बिजी थी तब उससे मिलने कोई सर्वेंट आया था, जिसे वो सर्वेंट समझ रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसका जूनियर ब्रदर बाइजुआन था, जो उससे आखिरी बार मिलना चाहता था। लेकिन सर्कुलेशन में बिजी होने की वजह से उसने उसे रूडली भगा दिया था अपने सर्वेंट से कहलवाकर, और अब उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। लेकिन वो चाहती थी कि वो अपने जूनियर ब्रदर बाइजुआन को वापस ले आए इस सेक्ट में। ग्वान ज़ुएलिन उसे रोकती नहीं बल्कि कहती है कि शौक से जाओ और जब वो वापस आ जाए तो उसे कहना कि मैंने उसके लिए कुछ सोच के रखा है। वहाँ से निकलने के बाद न्यानजाओ सबसे पहले लू किंग और जू वान के पास जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों उसके क्लोज है तो उन्हें पता होगा कि हमारे जूनियर ब्रदर कहाँ पर गए हैं। पर उन दोनों नमूनी नहीं तो धक्का मार के उसे निकलवाया सेक्ट से, उन्हें बड़ा पता होता। जैसे ही वो सुनती हैं कि न्यानजाओ उसका पता लगा रही है, वो उसे भी खरी खोटी सुना देते हैं। न्यानजाओ ये देखकर कि ये दोनों कितने हिपोक्रेट हैं। जब बाइजुआन के पास पावर थी तो ये हमेशा उनसे चिपकी रहती थी
और जब वो अब मॉडल बन गए हैं तो ये उनसे नफरत कर रही है। वो तो इन्हें मुंह पर दोगला बोल देती है, लेकिन उधर से उनका कहना था कि तुम्हें पता है तुम किसका साथ दे रही हो। वो सेक्ट को ही बुरी तरीके से डैमेज करने का प्लान बना रहे थे। उनके पहले से ही इविल इरादे थे। इतना ही नहीं, वो तो ज़्यांग जुन को भी चोट पहुंचाना चाहते थे। नियान झाओ को अच्छे से पता था कि बाइजुआन उस किस्म का इंसान ही नहीं है, तो वो उनकी बात पर यकीन नहीं करती। तभी अचानक से वहाँ पर दौड़ता दौड़ता एक डिसाइबल आता है जो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि लुओ पीक में, जो कि बाइजुआन का रेजिडेंस हुआ करता था, वहाँ पर एक खास तरीके का इविल फॉर्मेशन देखने को मिला है जो कि बहुत ही ज्यादा डेमोनिक है। ये सुनकर बाकी दोनों लड़कियों को मौका मिल गया था बाइजुआन को और भी ज्यादा नीचा दिखाने का। वो कहती है कि अब अपनी आंखों से देख लो, तुम्हारे जूनियर ब्रदर कितने अच्छे इंसान थे। न्यान झाओ उनकी बातों पर यकीन नहीं करती, बल्कि वो खुद जाकर उस फॉर्मेशन को चेक करने वाली थी। न्यान झाओ जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर उसे सच में एक फॉर्मेशन नजर आता है, लेकिन उसे ये अजीब लग रहा था कि इस घर में तोड़फोड़ क्यों चल रही है। पता चलता है कि एल्डर ने ऑर्डर दिया है कि ज़्यांग जुन यहाँ पर आकर रहेगा, इसी वजह से यहाँ पर इस जगह को रेनोवेट किया जा रहा है। जिसे सुनकर नियान झाओ का पारा हाई हो जाता है कि बाइजुआन की जगह आखिर ज़्यांग जुन को क्यों मिल रही है। जब वो वापस आएगा तो वो कहाँ रहेगा, पर ये लोग तो उसी पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो भगौड़ा आखिर क्यों वापस आएगा, जबकि वो सेट का इतना बुरा करना चाहता था। न्यान झाओ यकीन नहीं करती कि वो अर्थली फाइंड सोल बाइंडिंग फॉर्मेशन किसी भी तरीके की डेमोनिक टेक्निक से जुड़ा हुआ है। तो ये देखकर कि वो यकीन नहीं करी, वो वहाँ कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं, और फिर वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए खुद उसमें बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो फॉर्मेशन एक्टिव होता है तो उन तीनों को ही अजीब फील होने लग गया था, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि उनकी पावर कम होने की जगह पर बूस्ट हो रही है, क्योंकि ये एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ जनरेटिंग एरे था। पता चलते ही नियान झाओ तो काफी खुश हो जाती है कि देखो, तुम जिसे इतना गलत समझ रहे थे वो जाने से पहले भी तुम्हारे भले का सोच रहा था। लेकिन इन दोनों बेवकूफों ने तो जैसे कसम खाई थी कि वो यकीन ही नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि क्या पता ये गलती से ऐसा हो गया हो और ये हमारे लिए था ही नहीं। बाइजुआन को अच्छे से पता था कि यहाँ पर ज़्यांग जुन को ये प्रॉपर्टी दी जा रही है, तो क्या पता उसने ये फॉर्मेशन ज़्यांग जुन को हर्ट करने के लिए बनाया हो। अब तक इनसे बात करके नियान झाओ इतना तो समझ जाती है कि इनमें से कोई भी उसका साथ नहीं देने वाला, कोई भी बाइजुआन को पसंद नहीं करता और कोई भी नहीं चाहता कि वो वापस आए। अब इन सारे सवालों का जवाब जो इल्जाम उस पर लग रहे थे बाइजुआन ही क्लियर कर सकता था, इसलिए वो कहती है कि मैं उसे खुद ढूंढूंगी अपने हेवनली मिरर का यूज करते हुए। हालांकि इसमें उसका लाइफ एसेंस यूज होता, इसलिए ये सुनकर बाकी दोनों लड़कियां परेशान होते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, उस जैसे मॉडल कचरे के लिए तुम अपने लाइफ एसेंस को वेस्ट कर रही हो। पर न्यान झाओ के लिए बाइजुआन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो कहती है कि बेशक से मेरी लाइफ एसेंस चली जाए, लेकिन मैं ढूंढ कर रहूंगी कि वो इंसान है कहाँ। क्या पता वो किसी खतरे में हो और मेरी मदद की जरूरत हो। इसीलिए वो बिना देरी करते हुए फटाफट उस मिरर में अपने लाइफ एसेंस को ट्रांसफर करके पता लगा लेती है कि बाइजुआन किंग जुआन स्वॉर्ड सेक्ट की टेरिटरी से बाहर नहीं निकला, वो अभी भी टियान की माउंटेन में ही है। मतलब वो जाकर उसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब तक न्यान झाओ को बाइजुआन के आसपास काफी सारे अननोन पर्सन भी नजर आ रहे थे, जो कि क्लियरली उसके दोस्त तो नहीं है। तो वो उसे बचाने जाने लगती है। पीछे से ये दोनों उसे रोक रही थी, ये कहते हुए कि तुम जानती हो ना, अभी अभी तुमने हेवनली मिरर का यूज किया है अपनी लाइफ एसेंस देते हुए, इसकी वजह से तुम्हें आगे और क्या क्या झेलना पड़ेगा, और तुम चाहती हो कि ऐसे में तुम उस खतरनाक जगह जाओ, टियान की माउंटेन। पर उसे किसी चीज से मतलब नहीं था। वो फटाफट वहाँ से निकल जाती है, ये कहते हुए कि बेशक से मैं मारी जाऊँ, लेकिन मैं जूनियर ब्रदर को बचा के रहूंगी। इन दोनों लड़कियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अपनी जान देकर उस कचरे को क्यों बचाना चाहती है। अगर इसे सच में कुछ हो गया तो वो दोनों भी उसके साथ चली जाती हैं ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ जंगलों के अंदर हमें बाइजुआन को दिखाते हैं, जो कि कह रहा था कि एक बार टियान की माउंटेन को क्रॉस कर लूं, उसके बाद किंग जुआन स्वॉर्ड सेक्ट की टेरिटरी से मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। और अब वक्त आ गया है 500 सालों से जमा की हुई मेरी एक्यूमुलेटेड एनर्जी को वापस लेने का, और साथ ही अपने लक को भी। ये कहकर वो वहाँ धसी हुई स्वॉर्ड्स को बाहर निकालना शुरू करता है कि तभी अचानक से उसे किसी के आने की आहट होती है। जब वो चेक करने जाता है तो पता लगता है कि ये तो एक लड़की है, जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा डरी हुई लग रही थी। जैसी उसकी नजर बाइजुआन पर पड़ती है तो वो उसे सीनियर ब्रदर की तरह ग्रीट करते हुए कह रही थी कि देखिए, मेरा नाम ये होंगलिंग है और मैं टियान से मैनर की डिसाइपल हूँ। मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसी हुई, अगर मेरी आप हेल्प करेंगे तो मैं आपको 800 हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन दूंगी। पर बाइजुआन का कहना था कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं 800 स्पिरिट स्टोन के लिए तुम्हारी मुसीबत में अपनी टांग अड़ाऊंगा। ये सुनकर तो वो लड़की जमीन पर गिरकर रोते हुए कहती है कि इसका मतलब ये है कि मुझे हेवनली डीमन पैलेस के लोगों से कोई नहीं बचाएगा। तभी वो नोटिस करती है कि अभी तक बाइजुआन वहाँ से गया नहीं। वो कहती है कि दाओइस्ट आप अभी तक ऐसे हिले नहीं, जबकि मैंने आपको अभी बताया कि मुसीबत कभी भी आती होगी। पर वो कहता है कि आती होगी नहीं, आ चुकी। और तभी देखते ही देखते हेवनली डीमन पैलेस के काफी सारे लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहाँ के एल्डर्स
और उनकी इंचार्ज गर्ल दोनों ही थोड़ी देर में पता लगा चुके थे कि बाइजुआन ये होंगलिंग के साथ खड़ा है। वो कहती है कि क्या तुमने अपने लवर को ढूंढ लिया जिसके पास कोई कल्टीवेशन भी नहीं है? क्या तुम्हें इतने डेस्परेटली अपने मरने के साथ एक कंपनी चाहिए थी? ये जानकर कि बाइजुआन के पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, वो एक बार फिर कंफर्म करने के लिए कहती है कि क्या ये सच है? बाइजुआन भी लाइक हाँ ऐसा कह सकते हैं। इधर दूसरी तरफ उनके जो एनिमीज थे वो सारे के सारे गोल्डन कोर स्टेज पर थे, इसीलिए उस बेचारी ने तो रोना शुरू कर दिया था अपनी डेथ को एक्सेप्ट करते हुए कि अब इनसे बच के कहाँ जाऊंगी मैं। लेकिन फिर वो बाइजुआन को देखते हुए कहती है कि खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ आपके पास तो कल्टीवेशन भी नहीं है, फिर भागे क्यों नहीं? मेरे साथ यहाँ मरना चाहते हैं? पर बाइजुआन अभी भी काफी कॉन्फिडेंटली खड़ा था। वो कहता है कि ना मैं मरने वाला हूँ और ना ही तुम। इधर दूसरी तरफ हेवनली डीमन पैलेस का एक बंदा तेजी से गोस्ट अटैक प्रिपेयर करते हुए उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा था कि तभी अचानक से एक स्वॉर्ड स्नेक अटैक करते हुए उसकी छाती के आर पार हो जाती है और वो इंजर्ड होकर जमीन पर गिरकर यही सोच रहा था कि आखिर कौन है जिसने उस पर हमला किया। ये तीनों लड़के अब तक सबके सामने आ चुकी थी और उन्हें देखकर बाइजुआन बिल्कुल भी खुश नहीं होता, बल्कि यही सोचने लगता है कि ये तीनों आखिर यहाँ करने क्या आई हैं। वहीं जैसे ही न्यान जाओ अपनी स्वॉर्ड को वापस समन करती है, बाकी सारे पैलेस के लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं क्योंकि इन तीनों की कल्टीवेशन उन सभी के मुकाबले बहुत ज्यादा थी और वो उनका सामना नहीं करना चाहते थे। उनके जाने के बाद न्यान जाओ तो बाइजुआन को सही सलामत देकर खुश थी, लेकिन बाकी दोनों लड़कियां अभी भी टॉन्ट मार रही थी कि अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं तुम्हें सेट से अलग हुए और तुमने अभी से मुसीबतें बुलानी शुरू कर दी। हमने तो पहले ही कहा था कि सेट से दूर जाते ही ये थोड़ा भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, सेट की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। बाइजुआन भी लाइक मुझे तो नहीं पड़ रही थी कोई जरूरत। ये सुनकर तो वो दोनों तिलमिला उठती हैं। कितने बकवास और मतलबी हो तुम, ये किस तरीके का एटीट्यूड शो कर रहे हो? अभी अगर सीनियर सिस्टर न्यान जाओ आकर तुम्हें नहीं बचाती तो तुम मारे जाते और फिर भी उसके बावजूद इतनी ज्यादा अकड़ दिखा रहे हो। मुझे तो लगता है कि अभी तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। तुम कुछ दिन और बाहर रहोगे तो समझ जाओगे खुद ब खुद। सीनियर सिस्टर यहाँ से निकलते हैं, इसे यही जंगल में रहने दो। ये कहकर वो न्यानजाओ को अपने साथ चलने को कहती है, पर न्यानजाओ बाइजुआन से कहती है कि देखिए आपके पास कल्टीवेशन नहीं है, आप अगर जंगल में रहे तो काफी सारी मुसीबतें आपको परेशान कर सकती हैं। उससे बेहतर है कि आप हमारे साथ सेट वापस चलें। वो लोग इस बारे में बात कर ही रहते कि तभी देखते ही देखते आसमान काले बादलों से भर जाता है। मौसम काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तभी आसमान में ब्लैक कलर की एनर्जी फैल जाती है और एक आवाज सुनाई देती है जो काफी गुस्से में उन तीनों लड़कियों को धमकाते हुए कह रही थी कि तुम प्रीमोडियल सोल्स की आंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हेवनली डीमन पैलेस के मैटर में इंटरफेयर करने की। ये कहते हुए देखते ही देखते वो एनर्जी तेज होते हुए वो बंदा भी सामने आ जाता है। पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हेवनली डीमन एंसेस्टर है, हेवनली डीमन पैलेस का। इनके पास तो डिवाइन आर्टिफैक्ट भी मौजूद है और इसके अलावा ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट है। जू वैंग और लुकिंग दोनों ही काफी बुरी तरीके से डर चुकी थी। वो उस डीमन एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि प्लीज हमें जाने दीजिए। वो अपने जान की भीख इसीलिए मांग रहे थे क्योंकि उन दोनों को अच्छे से पता था कि यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान भी अपनी पूरी ताकत से लड़े तो भी डिवाइन आर्टिफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का सामना नहीं कर पाएंगे। ये दोनों लड़कियां फिर से बाइजुआन को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती हैं कि अगर हम इस कचरे की हेल्प करने के लिए नहीं आए होते तो आज इस मुसीबत में नहीं फंसते। वो न्यानजाओ को भी कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, पर न्यानजाओ ने अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल ली थी। वो फाइट के लिए तैयार होते हुए कहती है कि तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं इस बंदे से फाइट करके ही रहूंगी। वो हेवनली डीमन एंसेस्टर काफी ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? आज यहाँ से कोई भी बच के नहीं जाने वाला। उसने हेवनली क्लॉ भी तैयार कर लिया था उन्हें निपटाने के लिए। इधर बाइजुआन को दिखाते हैं जो कि न्यानजाओ को पीछे रहने को कहता है और फिर खुद आगे वे बोल रहा था कि तुम इसका सामना नहीं कर सकती, तुम इसके टक्कर की नहीं हो, मुझे इसे देखने दो। न्यानजाओ खुद काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, पर जूनियर आपके तो पास कल्टीवेशन की पावर नहीं है, फिर आप इससे कैसे लड़ेंगे? पर अब तक बाइजुआन की आंखें ग्लो करने लगी थी और वो हवा में फ्लाई करने लग जाता है। उसने 500 सालों तक अपनी एक्यूमुलेटेड एनर्जी को वापस गैदर करना शुरू कर दिया था, जिससे उसके माथे के बीच वाला हिस्सा ग्लो करने लग जाता है। स्वॉर्ड की फॉर्म में पूरे सेट में फैली हुई उसकी स्वॉर्ड एनर्जी उसकी बॉडी में वापस आने लगती है और आधी स्वॉर्ड उस डीमन एंसेस्टर के अटैक को ब्लॉक कर देती है, जिससे वो खुद भी इंजर्ड हो चुका था। किसी को भी यकीन नहीं होता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी देखते ही देखते जिस फॉर्च्यून और किस्मत का यूज करके हमारा बाइजुआन इस सेट को प्रोटेक्ट कर रहा था वो वापस ले लेता है, जिससे अब उसकी बॉडी में फिर से स्पिरिचुअल पावर फ्लो करने लग गई थी। हमें उसके सबकॉन्शियस माइंड का सीन दिखाते हैं जहाँ उसकी पावर जब उसकी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो सबसे पहले उसके डेंडियन और फिर उसके मेरिडियंस हील होकर उसकी कल्टीवेशन एनर्जी
एनर्जी को बूस्ट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो 0 से शुरू करता है। पहले वो की रिफाइनिंग को ब्रेक थ्रू करता है, उसके बाद फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज को, और फिर देखते ही देखते गोल्डन कोर रियाल्म, और फिर नेंस एंड सोल रियाल्म। फाइनली वो स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियाल्म तक पहुंच गया था और अब पूरी तरह से अपनी पावर को सेंस करते हुए वो सेलेस्टियल डिवाइन रियाल्म पर पहुंच जाता है, जहां उसका ऑरा काफी डेडली लग रहा था। और अब वो अपनी नेंस एंड सोल का यूज करते हुए 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। वो हेवनली डीमन एंसेस्टर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर यही देख रहा था। उसे तो यकीन नहीं होता कि किसी ने हेवन और अर्थ की कंप्लीट पावर को मास्टर कर लिया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? वही न्यान ज़ाओ भी हैरान थी कि उसके जूनियर ब्रदर ने अपनी कल्टीवेशन रिकवर कर ली और अब वो पहले से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। बाकी दोनों छिपकलियों को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो सोचती हैं कि क्या वो सपना देख रही हैं। वो इतने सालों से अकेले में बैठकर कल्टीवेशन कर रही है, लेकिन फिर भी अभी तक ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं कर पाई। इतने सालों से गोल्डन कोर रियाल्म पर ही अटकी हुई हूँ और ये बंदा एक ही दिन में क्रिपल होने के बावजूद भी कंप्लीशन स्टेज पर पहुँच गया है। उन्हें तो लग रहा था कि पक्का इसने किसी ब्लैक मैजिक का यूज किया होगा या फिर किसी तरीके की ट्रिक। वही वो बुढ़ा भी पगलाया हुआ था कि अभी तो तुम एक मॉडल थे, अब एक मॉडल में कैसे बदल गए? तुम बस मुझे बेवकूफ बना रहे हो, इतनी पावर तुम्हारे पास हो ही नहीं सकती। ये कहते हुए वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करता है, जो कि एक पॉइजनस स्नेक था। वो स्नेक तेजी से आगे बढ़ते हुए हमारे हीरो पर हमला करने वाला था कि बाइजुआन अपने नेंस एंड सोल का यूज करके सिर्फ अपने फिंगर टिप से ही उस बीस्ट को धराशायी कर देता है। उसका नामो निशान मिट चुका था। वो बंदा इतना ज्यादा गॉडली लग रहा था कि इस बंदे की तो फट के 4 हो जाती है। तभी बाइजुआन अपने 2 फिंगर को मूव करते हुए अपने स्काई पियर्सिंग स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जो कि उस बुड्ढे पर हमला करने वाला था। तभी उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए ये बुढ़ा भी अपने 10,000 डीमन स्वॉर्ड शील्ड का यूज करने लग गया था, लेकिन बाइजुआन की स्काई पियर्सिंग स्वॉर्ड उसके शील्ड को तोड़ते हुए उस पर अटैक कर देती है। यह हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लक्चुएशन बहुत दूर तक जाते हैं, मीलों दूर तक। आसपास के पहाड़ पत्थर सभी डिस्ट्रॉय होने शुरू हो चुके थे। हेवनली डीमन पैलेस के लोगों को भी पता लग चुका था कि उनके एंसेस्टर मारे गए। अब तो वो भी अपनी जान बचाकर उल्टे पांव भागने लग जाते हैं। वो इतने दहशत में आ गए थे ये सोचकर कि पक्का वो कोई मॉन्स्टर होगा। वहीं ये दोनों नमूनिया जो उससे नफरत करती आ रही थी, वो भी अपने घुटनों पर आ जाती हैं, ये सोचकर कि ये कितना पावरफुल है। अपने पावर्स के वापस मिलने के बाद बाइजुआन काफी ज्यादा खुश लग रहा था। न्यान ज़ाओ समझ जाती है कि पक्का जूनियर ब्रदर को ये पावर और किसी चीज से नहीं बल्कि 500 साल से किंग्सऑन स्वॉर्ड सेक्ट में छुपी हुई उनकी लक से मिला है। उन्होंने 500 साल से जमा की हुई अपने फॉर्चून को वापस हासिल कर लिया। बाकी दोनों लड़कियों को अभी भी ये चीज काफी अजीब लग रही थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो तो अपने हिसाब से कोई कहानी कर लेती है कि पक्का फॉरबिडन एरिया में इस बंदे ने अपनी कल्टीवेशन को प्रोटेक्ट किया होगा और हमारे सामने क्रिपल बनने की एक्टिंग कर रहा था, और अब जब अपनी जान पे बात बनाई तो अपनी पावर शो करने लग गया, ऐसे ड्रामा दिखाते हुए कि इसकी पावर वापस आ गई है। ये 3 सालों तक हमें बेवकूफ बनाता रहा ताकि कोई इस पर शक न करे और ये सेक्ट के ट्रेजर छुपा छुपा कर कल्टीवेशन को इम्प्रूव करता रहे। और यही वजह है जो ये सेक्ट छोड़ने के लिए इतना ज्यादा मरा जा रहा था, क्योंकि इसे डर लग रहा था कि आज नहीं तो कल इसकी चोरी पकड़ी जाएगी और इसे फिर काफी भारी पनिशमेंट मिलेगी। न्यान ज़ाओ को अपनी इन जूनियर्स पर इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि ये क्या पैदाइशी बेवकूफ थी। क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो बंदा पूरी तरह से अपनी पावर को अभी हासिल कर रहा है। कोई अपने मेरिडियंस को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ झूठा नाटक करने के लिए। बेवकूफ लड़कियों, अब ये सोचो कि इसने किंग्सऑन स्वॉर्ड सेक्ट से अपना फॉर्चून वापस ले लिया, हमें कितना बैकलैश झेलने को मिलेगा, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। न्यान ज़ाओ ने तो पूरा मन बना लिया था कि जैसे ही बाइजुआन यहाँ उनके सामने आएगा वो उसे लेकर सेक्ट चली जाएगी, क्योंकि वो ऐसे अपना फॉर्चून गंवाना नहीं चाहती थी। वो मतलब ही नहीं थी बल्कि जानती थी कि आखिर बाइजुआन सेक्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उसका ना होना उनके लिए कैसी कैसी मुसीबतें लेकर आएगा। लेकिन ये दोनों लड़कियां समझने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। बाइजुआन जब उनके सामने आता है तो न्यान ज़ाओ उससे कहती है कि चलो वापस चले। सेक्ट मास्टर को जब पता लगेगा आपकी कल्टीवेशन का तो वो काफी खुश होंगी, पर बाइजुआन वापस नहीं जाना चाहता था। वो कहता है कि तुम्हारे सेक्ट मास्टर और तुम्हारे सेक्ट का मेरी कल्टीवेशन या पावर से कोई लेना देना नहीं, मैं उनके बिना भी सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, इसलिए वापस चली जाओ और अपने साथ इन दोनों नमूनियों को भी ले जाना। बाइजुआन ने इन दोनों नमूनियों को नमूनी क्या कह दिया, इन्हें मिर्ची लग जाती है। वो उसे धमकाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इंसल्ट करने की। एक तो इतने सालों से मॉडल बनने का ढोंग रच रहे थे, सेक्ट का ट्रेजर चुरा रहे थे और अब चोरी करके हमारी इंसल्ट करे हो। तुम्हें क्या लगा इस बारे में मैं सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट नहीं करूंगी? वापस जाते ही सबसे पहले उन्हें बताऊंगी कि तुमने क्या किया। जैसे वो बड़ा इनकी धमकियों से डर रहा था, हाथ झटकते ही वहाँ से उल्टे पैर चला जाता है। वो इधर होंगलिंग को दिखाते हैं। वो न्यान ज़ाओ का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अगर तुम्हें उन्हें जाने नहीं
देना तो तुम उनके साथ चलो। पर ये देखकर बाकी दोनों चमचियां फिर से उसे भी टोकने लग जाती है कि आखिर तुम हो कौन, ये मैटर क्यान जुआन स्वॉर्ड सेट का है, एक आउटसाइडर का इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी जान बच गई ना, अब अपने सेट वापस चलो। पर उस लड़की का कहना था कि उसने मेरी जान बचाई है, आफ्टर ऑल अगर उसके साथ कुछ होगा तो मैं तो जवाब जरूर दूंगी। न्यानजाओ बाइजुआन को अब भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। तो ये देखकर होंगलिंग कहती है कि एक बात बताओ, वो जब क्रिपल था तो तुम लोगों ने उसे सेक्ट से बाहर निकाल दिया, और अब जब उसकी पावर वापस आ गई है तो तुम उसे सेक्ट वापस ले जाना चाहती हो, तो वो क्या सोचेगा कि तुम लोग कितने बुरे हो, दोगले हो। ये चीज सुनकर तो बेचारी न्यानजाओ का चेहरा ही लटक जाता है, क्योंकि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं। हालांकि उनका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। ये देखकर कि होंगलिंग उन्हें हिपोक्रेट कह रही है, वो अपनी पावर शो करते हुए कह रही थी कि बदतमीज लड़की, अपनी जबान संभाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में इस तरह से बात करने की। पर वो लड़की तो अपने मैनर का टोकन शो करते हुए कहती है कि जानती भी हो मैं कौन हूँ। टियान से मैनर का टोकन देखने के बाद ये दोनों लड़कियां सोचती हैं कि शायद बाइजुआन को टियान से मैनर की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, इसी वजह से वो क्यान जुआन स्वॉर्ड सेट को लात मार के आया है। पर रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। इससे पहले कि होंगलिंग उन्हें इस बारे में समझा पाती, तभी अचानक से उन सभी का टोकन ग्लो करने लग गया था और उससे सेक्ट मास्टर की आवाज आती है कि जल्द से जल्द सारे डिसाइपल सेक्ट में वापस आओ, अर्जेंट मीटिंग करनी है। ये सुनकर तो वो दोनों जाने के लिए तैयार हो गई थी। वहीं न्यानजाओ काफी परेशान लग रही थी कि वो जाए या ना जाए। जब ये दोनों चमचियां उसे मनाती है कि क्या पता सेक्ट में कोई मुसीबत आ गई हो, तो वो सेक्ट वापस चली जाती है। उसके जाने के बाद होंगलिंग यही सोच रही थी कि शायद क्यान जुआन स्वॉर्ड सेट के लोग इतने भी अच्छे नहीं, इतने सालों से बस उस हाई लेवल के कल्टीवेटर की पावर को एब्जॉर्व करके अपना फायदा निकाल रहे थे। वैसे हेल्प तो उसने मेरी भी की है, तो मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगी, चाहे कोई तुम्हें ढूंढे या ना ढूंढे, मैं तुम्हें जरूर ढूंढने वाली हूँ। बाइजुआन ज्यादा दूर गया भी नहीं था कि होंगलिंग उसके पास पहुंच जाती है, उसे ढूंढते ढूंढते। बाइजुआन को लग रहा था कि होंगलिंग के साथ साथ बाकी लड़कियां भी यहाँ पर आने वाली होगी, पर होंगलिंग क्लियर करती है कि नहीं, वो सारे लोग जा चुके हैं, शायद उनके सेक्ट में कुछ ज्यादा ही बड़ा मसला क्रिएट हो गया है। पर बाइजुआन को अच्छे से समझ लग रही थी कि आखिर वो बिग इवेंट क्या होने वाला है। असल में ज़्यांगज़ुन की पर्सनल डिवाइन नेटल स्वॉर्ड फोर्ज होने जा रही है। अब स्वॉर्ड का लक उन्हें बैकफायर करने ही वाला है, मतलब ये इवेंट जैसा उन्होंने सोचा है वैसा नहीं हो रहा होगा। अपने दिमाग में ये बातें सोच लेने के बाद वो मिस ये से कहता है कि अब यहाँ से हमें अपने रास्ते अलग करने होंगे, हम साथ में कंटिन्यू नहीं कर सकते। पर होंगलिंग परेशान होते हुए कहती है कि क्यों, मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ, आखिर अभी तक मैंने अपनी लाइफ सेविंग ग्रेस के लिए आपको पे भी नहीं किया। पर हमारे बाइजुआन को रिपे की जरूरत भी नहीं थी, वो तो उसे बाय बोलकर वहाँ से चलता बनता है। पीछे से ये बंदी परेशान हो रही थी कि पता नहीं अब इनसे मुलाकात कब होगी, शायद ये बाइजुआन को पसंद करने लग गई है। इधर दूसरी तरफ बाइजुआन को दिखाते हैं जो एक पहाड़ की चोटी पर अलग हो चुका था। उसकी वजह भी हमें पता लग जाती है क्योंकि वो ग्रेट कॉम्प्लीशन अचीव कर चुका है, जिसकी वजह से अब उस पर ट्रिब्यूशन होने वाली है। आसमान पूरी तरह से चेंज होने लग गया था, तो वो भी खुद को प्रिपेयर कर लेता है। इधर मौसम के बदलने की और हेवनली ट्रिब्यूशन की खबर इन तीनों लड़कियों तक भी पहुंच जाती है जो कि ट्रैवल करके अपने सेक्ट वापस जा रहे थे। अब तक उन्हें पता नहीं था कि ये ट्रिब्यूशन हमारे बाइजुआन के लिए आई है। वो लोग तो हैरान हो रहे थे कि पता नहीं आज किस पर कहर बरसने वाला है, कौन पावरफुल बीइंग है जो अपने रियाल्म को ब्रेक थ्रू करने वाला है। इधर हमें दूसरी तरफ हॉर्स कैरेज कैरावान को दिखाते हैं, जहाँ एक लेडी जिनका नाम सुरुमई था वो आराम से अपनी टी एंजॉय कर रही थी और उनके कैरेज के अंदर उनका बॉडीगार्ड शैडो गार्ड भी मौजूद था। उन्हें भी अचानक से उस हेवनली ट्रिब्यूशन के होने की आशंका होती है और वो भी अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाते। गार्ड समेत बाहर निकलकर देखने लगती है कि आखिर वो कौन से लेवल का बंदा होगा जो इस ट्रिब्यूशन को झेलने वाला है। बाकी सारे गार्ड्स तो अपना अपना अंदाजा लगा रहे थे कि नैन्सन सोल का बंदा होगा। ये मैसिव ट्रिब्यूशन क्लाउड देखने के बाद प्रिंसेस को भी लग रहा था कि हाँ शायद वो बंदा नैन्सन सोल पर हो। उन्हें तो उस लेवल का बंदा भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारा हीरो सेलेस्टियल ट्रू रियाल्म पर पहुंच गया है। सुरुमई उस पावरफुल बीइंग से मिलकर जाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने शैडो गार्ड के साथ वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो को दिखाते हैं। सेलेस्टियल डिवाइन रियाल्म में होने की वजह से ये नैन्सन सोल ट्रिब्यूशन उसके लिए ज्यादा असर नहीं करती, बल्कि जैसे ही उस पर ट्रिब्यूशन शुरू होता है वो उसे ब्लॉक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। वो तो हेवंस को चुनौती देते हुए कहता है कि क्या बस इतनी ही ताकत यूज कर सकते हो तुम लोग। और फिर उसने मौसम को बदलने के लिए अपने नैन्सन सोल को समन कर लिया था, जो बाहर आते ही क्लाउड को बीच में से चीरते हुए मौसम साफ कर देती है। अपने ट्रिब्यूशन को सक्सेसफुली मैनेज करने के बाद अब वो डिसाइड करता है कि क्यों ना क्लाउड सिटी की तरफ रुक किया जाए। अपने कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात भी हो
जाएगी। तभी उसे किसी के आने की आहट होती है और ये और कोई नहीं बल्कि सुरुमई थी, जो आते ही उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया। खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए वो बताती है कि मैं वान बाओ पवेलियन की मैनेजर हूँ। वान बाओ पवेलियन का नाम सुनने के बाद बाइजॉन भी लाइक व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं जिस बंदे से मिलने जा रहा हूँ उसका बिजनेस भी वान बाओ पवेलियन से जुड़ा हुआ है। इधर सुरुमई के आगे कुछ भी बात करने से पहले उसका गार्ड उसे टोकते हुए कहता है कि मिस, मुझे इस बंदे के पास से जो ऑरा सेंस हो रहा है वो काफी ज्यादा लो लेवल का है। मुझे लगता है कि ये की रिफाइनिंग स्टेज पर है। ये सुनकर सुरुमई काफी हैरान होते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा अगर की रिफाइनिंग स्टेज पर होता तो उस पर ट्रिब्यूशन क्यों होती। पर इस सवाल का जवाब हमें थोड़ी देर में मिल जाता है, क्योंकि बाइजॉन बता रहा था कि उसके नॉर्मल होने के बाद बाहर के लोगों को उसकी कल्टीवेशन लो शो होगी, क्योंकि ऐसा उसने किया है। तब उसे ये देखना था कि इन लोगों को अगर वो की रिफाइनिंग स्टेज पर लग रहा है तो फिर ये लोग उसे कैसे ट्रीट करते हैं। वो लोग तो मान भी जाते हैं कि वो की रिफाइनिंग स्टेज पर है। सुरुमई भी लाइक, बताओ इतने लो लेवल पर होने के बावजूद भी आपने थंडर अटैक को झेल लिया, आप सच में कमाल के हैं। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो आप बताएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं या फिर कहाँ से बिलोंग करते हैं। बाइजॉन बिना छुपाए बता देता है कि वो क्लाउड सिटी जाने की तैयारी कर रहा है। वो लोग खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, हम भी क्लाउड सिटी जा रहे हैं, तो अगर आप बुरा ना माने तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो उन्हें मना नहीं करता बल्कि कहता है फिर तो इस मामले में मैं आपको थोड़ी तकलीफ दूंगा आपके साथ जाकर। इधर वान बाओ पवेलियन के बाकी सारे लोगों को दिखा रहे थे जो कि सुरुमई से जूनियर है। वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमारी सीनियर कितनी एरोगेंट है, हमें यहाँ रेस्ट करने का बोलकर वो उस कल्टीवेटर से मिलने चली गई जो कि अननोन है। एक तो हमारा कीमती टाइम बर्बाद करी है, ऊपर से बताया भी नहीं कि कब लौटेगी। उन लोगों को दूर से सुरुमई आते हुए नजर आ जाती है और साथ ही हमारा हीरो बाइजॉन भी। उसकी कल्टीवेशन उन्होंने भाप ली थी। वो कहते हैं कि बताओ इस लो लेवल के कल्टीवेटर से मिलने गई थी, मिलना तो ठीक है, ये तो उसे उठा के अपने साथ ही ले आई। सुन सभी को हमारे हीरो से इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि अभी जो ट्रिब्यूलेशन तुमने देखी वो इन्होंने हैंडल की थी और अब ये हमारे साथ क्लाउड सिटी जा रहे हैं। बाकी सब लोग भी सुनकर हैरान थे कि इतने लो लेवल पर होने के बावजूद भी इस पर थंडर अटैक हुआ। आज तक की कल्टीवेशन हिस्ट्री में उन्होंने ऐसा केस कभी नहीं सुना था। पक्का इसकी कल्टीवेशन कमी है ना, की रिफाइनिंग लेवल पर होने के बावजूद भी इसने हमें इतना लंबा इंतजार करवाया। पहले पता होता तो सीनियर को जाने ही नहीं देते। इधर दूसरी तरफ सुरुमई उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट शो करी थी, इसलिए वो कहती है कि इन कल्टीवेटर के लिए एक अलग से बगी तैयार की जाए, ये हमारे साथ ही सफर करने वाले हैं, तो याद रखना कि इन्हें सफर के दौरान किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। बाकी सारे कल्टीवेटर्स जो कि शेयरिंग भी जा रहे थे वो कहते हैं कि एक अकेली बगी इन्हें दे दी जाए। इतनी रिस्पेक्ट तो हमारे ग्रुप के गोल्डन कोर कल्टीवेटर को भी नहीं दिया आपने। आखिर इतना प्रिविलेज एक की रिफाइनिंग लेवल के बंदे को क्यों दिया जा रहा है। इनफैक्ट जो बंदे उनकी टीम में फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर थे उन्हें तो पैदल चलने को कहा गया था। बाकी सारे लोग भी विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। उनका लीडर यूजिंग वो तो बिल्कुल इस बात के खिलाफ था कि हमारे बाइजॉन को एक सिंगल कैरेज दिया जाए। तभी सू उन्हें चुप कराते हुए कहती है कि हमारे फेलो दाओइस्ट को हमारे वान बाओ पवेलियन के डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है और अपने मेहमानों की रिस्पेक्ट करना हमारी लायबिलिटी है, तो तुम लोग इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो। मैं तो उन्हें सिंगल कैरेज देने वाली हूँ, जिसे जिसे दिक्कत है वो इस ग्रुप को छोड़कर अकेले जा सकता है। इस बार बाकी सारे लोग क्या कहते अपना मुंह बंद करके चुपचाप गुस्सा पी कर रह जाते हैं। भाई बाइजॉन ने नोटिस कर लिया था कि सुरुमई क्या करने की कोशिश कर रही है। वो सबके दिलों में उसके लिए नफरत पैदा कर रही है ताकि उसके लिमिट्स चेक कर सके। उसे सू काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए वो उसकी बातें मान लेता है। सफर दोबारा से कंटिन्यू करने के बाद सच में सुरुमई के असली इरादे पता लगते हैं। जब उसका गार्ड पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, वो कहती है कि मैं तो बस उस इंसान की असली पावर टेस्ट करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली वो अपनी पावर छुपा रहा है, साथ ही इतना ज्यादा काम और कंपोज दिखा रहा है जैसे कि उसे किसी चीज से परवाह नहीं। शैडो गार्ड ने भी नोटिस कर लिया था कि उसने इस अपॉर्चुनिटी के लिए मना नहीं किया, तो क्या पता वो वान बाओ पवेलियन जाने के लिए हमारी दी हुई सहूलियत का फायदा उठा रहा हो। जो भी था वो दोनों ही बाइजॉन को लेकर अनक्लियर थे। इसके बाद हमें किंग जॉन स्वॉर्ड सेट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ज़ियांग कल्टीवेशन में बिजी था कि तभी अचानक से उसके मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया था। उसकी कल्टीवेशन उसे ही बैकफायर करने लग जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक से उसकी कल्टीवेशन अपग्रेड होने की जगह डिग्रेड क्यों हो रही है। तभी उससे मुलाकात करने के लिए सेक्ट लीडर गुआन ज़ुएलेन आती है। उसे भी उसका ऑरा काफी अजीब सा महसूस हो रहा था। वो कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, मुझे तुम्हारे ऑरा में कुछ फ्लक्चुएशन महसूस हो रही है। पर वो बंदा बड़ी चालाकी से बात को घुमा देता है, ये कहते हुए कि आपने इतना कंसर्न शो किया उसके लिए आपका शुक्रिया। यहाँ गुआन ज़ुएलेन को उससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। वो उससे कहती है कि देखो कुछ ही दिन में तुम्हारी स्पिरिट मैटर स्वॉर्ड अपेक होने वाली है, तो तब तक कुछ भी गड़बड़ मत करना। वैसे भी तुम्हारी सीनियर सिस्टर को देखो,
कल्टीवेशन छोड़कर वो उस कचरे के पीछे गई है उसे बुलाने के लिए। यहाँ भी ये बंदा बड़ा अच्छा बनते हुए एक्टिंग करने लग जाता है कि क्या करे, आप उन्हें दोष मत दीजिए, आखिर वो लोग उन्हें कई 100 सालों से जानती है ना, तो अटैचमेंट हो गई है, उनका परेशान होना नेचुरल है। ग्वान ज़ुएलन को लग रहा था कि बाइजुआन वापस आ जाएगा, इसलिए वो कहती कि एक बार वो कचरा वापस तो आए। मैं सच में उसे ऐसा मजा चखाने वाली हूँ ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। दोबारा इस तरीके की नौटंकी करने से पहले उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। वहीं सेक्ट लीडर के जाने के बाद ये बंदा दरवाजा लगाकर अभी भी हमारे बाइजुआन को कोस रहा था कि कमीना यहाँ से जाने के बाद भी अटेंशन ग्रैब कर रहा है। ऐसा लगता है कि उसके पास जो चीजें उन्हें हासिल करने के लिए और उसे कम्प्लीटली अपनी जिंदगी से रिमूव करने के लिए मुझे उसे जान से मारना होगा। ये बोलकर वो एक असैसिन ग्रुप को एक मिशन पकड़ाता है कि माउंटेन के नीचे जाकर किसी बंदे को निपटाना है और फिर वो उसे तोड़ देता है ताकि उसके ऊपर कोई इल्जाम न लगे। इधर दूसरी तरफ हमें वान बाओ पवेलियन को लोगों को दिखाते हैं। उनके रास्ते में एक प्रॉब्लम आ गई थी। सू जाकर चेक करती है तो पता चलता है कि आगे एक अरे बनी हुई है जो कि उनके रास्ते को ब्लॉक कर रही है। अपने गार्ड से पूछने पर कि क्या कोई इस अरे को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बाकी सारे लोग तो हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन उन्होंने बाइजुआन को फंसा दिया था ये कहते हुए कि ये कर सकते हैं ना। आखिर ये इतने हाई लेवल के कल्टीवेटर जो है इतनी टेरिफाइंग हेवनली ट्रिब्यूशन को झेलने के बाद जिंदा वापस आ गए, तो एक छोटे मोटे अरे को तो निपटा ही सकते हैं। शुरू में उन्हें चुप कराती है तो फिर भी ये बंदा चुप नहीं होता, बल्कि भड़कते हुए कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, आपको ही लगता है कि ये ज्यादा केपेबल है तो इन्हीं से क्यों नहीं करा लेती। बाइजुआन भी उनकी हेल्प के लिए तैयार हो गया था। सुरुमे को लगता है कि ये सारे गार्ड्स की बातों से ऑफेंड होकर कर रहा है, तो वो उसे मना करती है कि इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं। पर बाइजुआन का कहना था कि मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा, मुझे फॉर्मेशन की नॉलेज है, इसीलिए मैं हेल्प का ऑफर कर रहा हूँ। वो परेशान होने की एक्टिंग करते हुए कहती है लेकिन ये तो गोल्डन कोर फॉर्मेशन है ना, आप इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आप तो की रिफाइनिंग लेवल पर हैं। बाइजुआन को पता था कि इस लड़की को भी नहीं पता कि इस फॉर्मेशन का लेवल क्या है। ये असल में एक नेंसन सोल किलिंग फॉर्मेशन है। इतने हाई लेवल के किलिंग फॉर्मेशन को बनाने के लिए जो कल्टीवेशन चाहिए वो यहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान के पास नहीं है, वो इतना काबिल नहीं, तो आखिर फिर इसे किसने बनाया होगा। बाइजुआन वहाँ पोर्टल ओपन करता है और वहाँ से अंदर चला जाता है और वो सारे लोग ये देखकर हैरान थे कि क्या इसे सच में फॉर्मेशन की नॉलेज है। इतने स्किल्स देखने के बावजूद भी वो लोग क्लियरली अभी उससे नफरत कर रहे थे, ये कहते हुए कि अच्छा होगा कि वो उस फॉर्मेशन के अंदर ही मर जाए। पर शुरू में उन्हें चुप कराते हुए कहती है कि मैंने इतना बड़ा बेवकूफ नहीं देखा जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाला है। अगर वो फॉर्मेशन ब्रेक नहीं कर पाया तो हम भी यहाँ पर उस फॉर्मेशन की चपेट में आके मारे जाएंगे, इसीलिए उसे कर्ज करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये विश करो कि वो फॉर्मेशन ब्रेक कर ले। तभी अचानक से वहाँ पर पत्तों से क्रिएट हुआ ड्रैगन अपीयर होकर उन सभी पर गुराना शुरू कर देता है। सुरुमे को पता था कि ये ग्रीन बैम्बू ड्रैगन ट्रैपिंग फॉर्मेशन है। आखिर इस नेंसन सोल लेवल का फॉर्मेशन किसने क्रिएट किया होगा, वो भी यही सोचने लग जाती है कि ऐसे कौन से पावरफुल कल्टीवेटर को उसने ऑफेंड कर दिया। बाहर उन लोगों पर हमला होने लग गया था और यहाँ पर हमारा हीरो उस फॉर्मेशन के कोर तक पहुँच जाता है। इससे पहले कि वो उस कोर को ब्रेक करके उस फॉर्मेशन से बाहर निकलता, तभी अनोनिमस पर्सन दो आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। पता चलता है कि ये दोनों बंदे चोर हैं और ये दोनों ही गोल्डन कोर रियान पर हैं। ये फॉर्मेशन भी इन्होंने ही बनाया था, बाइजुआन के लिए नहीं बल्कि वान बाओ पवेलियन के लोगों के लिए, क्योंकि इन्हें किसी ने खबर दी थी कि उनके पास अर्थ रैंक का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है। जब वो देखते हैं कि बाइजुआन यानी की रिफाइनिंग लेवल का बंदा उनके फॉर्मेशन के कोर तक पहुंच गया, वो कहते हैं कि इसने टाइम बर्बाद कर दिया, जल्द से जल्द इसे निपटाते हैं और उस स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट को हासिल करके यहाँ से चले जाते हैं। बाइजुआन को तो उनकी सोच पर हंसी आ रही थी कि ये लोग वान बाओ पवेलियन को लूटने आए, इसका मतलब कि मैं उस बंदे से जिससे मिलने जा रहा हूँ उसको ये कहानी सुनाकर एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। उन बंदों को समझ नहीं आता कि ये किस बारे में बात कर रहा है, हालांकि वो समझ जाते हैं कि इसे मारना उनके लिए जरूरी है। तो ब्लैक रो वाला बंदा आगे आकर बाइजुआन पर हमला करने वाला था, पर वो तो बिना अटैक किए उसे पूरी तरह से वैनिश कर देता है। वो हवा में ऐसे गायब हो गया था जैसे कि उसका एग्जिस्टेंस कभी इस दुनिया में था ही नहीं। वहीं अपनी आंखों से ये टेरिफाइंग नजारा देखने के बाद वो व्हाइट रॉब्ड बंदा अपने घुटनों पर आ चुका था। अब तक तो वो समझ जाता है कि बाइजुआन की रिफाइनिंग लेवल पर तो नहीं है, इसलिए वो उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम कौन से रियाल्म के कल्टीवेटर हो। बाइजुआन स्माइल के साथ सिर्फ ग्रेट कहता है। उतने में वो बंदा समझ गया था कि ग्रेट डिवाइन रियाल्म पर हो तुम। इधर बेचारे को एक्स्ट्रा सोचने का टाइम नहीं मिलता और बाइजुआन उसे भी पूरी तरह से मिटा के रख देता है, क्योंकि उसे हमारे बाइजुआन के रियल कल्टीवेशन के बारे में जो पता लग चुका था। अब तक की इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी ऐसा बंदा एग्जिस्ट नहीं करता जिसने सेलेस्टियल डिवाइन रियाल्म को अचीव किया हो। अगर वो इस व्हाइट रॉब वाले बंदे को नहीं मारता तो फिर ये खबर ऐसे फैलती जैसे कि हवा में परफ्यूम। उन्हें निपटाने के बाद अब ये फटाफट उस कोर वाले बैम्बू ट्री को भी पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देता है, जिससे वो फॉर्मेशन वीक पड़ जाती है। उधर दूसरी तरफ वो सभी लोग उस इल्यूशनरी ड्रैगन के साथ फाइट
कर रहे थे, जहाँ उनके पास एक गोल्डन कोर लेवल का बंदा था, वो भी इस ड्रैगन को संभाल नहीं पाता। सूरुमई का शैडो गार्ड भी उसके साथ फाइट करता है और वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता। इससे पहले कि ये ड्रैगन सूरुमई को हर्ट करता, उससे पहले वो ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे हीरो ने उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया था। अब तक हमारा हीरो सही सलामत उनके सामने आ जाता है तो उन लोगों की क्यूरियोसिटी आसमान छू चुकी थी। वो कहते हैं कि क्या तुमने उस फॉर्मेशन को ब्रेक किया, तुम सही सलामत कैसे आ गए। जो लोग बाइजोन से चिड़े हुए थे वो भी क्लियरली जानना चाहते थे कि आखिर बाइजोन ने किया क्या। इतनी लो लेवल की कल्टीवेशन के साथ बाइजोन उनकी ज्यादा टेंशन ग्रैब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि मैंने तो बस एक बैम्बू ट्री को कट किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी सारे लोग तो ये सुनकर हंसने लगते हैं कि सिर्फ एक छोटे से बैम्बू को कट किया, मतलब कि ये फॉर्मेशन का इससे कोई लेना देना नहीं। तभी सडनली एक डिसाइपल ने नोटिस कर लिया था कि वो बैम्बू तो असल में उस फॉर्मेशन का कोर था। सूरुमई हैरानी के साथ उससे पूछती है, तो तुमने उस फॉर्मेशन के कोर को काट दिया। यूजिंग नाम का बंदा जो कि बाइजोन से सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ था, वो कहता है कि तो क्या हुआ सीनियर, इसने एक बैम्बू ट्री को ही तो काटा है, उसमें ऐसा कौन सी खास चीज थी, उसे तो मैं भी काट सकता हूँ। ये बोलकर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। बाइजोन को पता था कि जब तक ये बंदा मुंह की नहीं खाएगा तब तक इसकी अकड़ ठिकाने नहीं आएगी, तो वो भी उसे नहीं रोकता। और जब ये बंदा जाकर उस कटे हुए बैम्बू ट्री पर भी हाथ लगाता है जिससे फॉर्मेशन मिट चुका था, तो भी उड़ता उड़ता काफी दूर जाकर गिरता है। ये नजारा देखकर सूरुमई भी लाइक करवा ली अपनी बेइज्जती, अब बीच में मत आना। और फिर वो अपने पूरे ग्रुप की जान बचाने के लिए हमारे बाइजोन का थैंक यू बोलती है, साथ ही अपनी तरफ से उसे एक गिफ्ट देती है। पहले तो बाइजोन समझ रहा था कि पता नहीं क्या ही देगी और वो क्यों लेगा, पर सूरुमई के काफी ज्यादा इंसिस्ट करने पर और वो स्वॉर्ड शो करने पर, जिसका नाम शैडोलेस इमॉर्टल स्वॉर्ड था, उसे देखकर बाइजोन भी हैरान था। पता चलता है कि ये एक अर्थ रैंक स्पिरिचुअल एनर्जी वाला ट्रेजर है जिसको वो रॉबर्स चुराने आए थे, ये वही ट्रेजर है। इतना ही नहीं, ये इतना ज्यादा खास है कि इस स्वॉर्ड की रैंक भी चेंज होती रहती है। 500 साल पहले ये स्वॉर्ड इमॉर्टल मानी जाती थी और इसने हेवन रियल्म को भी सरपास कर दिया था। सूरुमई बताती है कि ये उसके वानबाओ पवेलियन में ऑक्शन में सबसे लास्ट आइटम होने वाला था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो बाइजोन के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है, तो वो उसे ये स्वॉर्ड देना चाहती है उसके लिए रिस्पेक्ट शो करते हुए, क्योंकि इन लोगों ने बाकी उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है। अब वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी तो बाइजोन मानता भी नहीं, और ये ट्रेजर भी तो खास था तो वो ले लेता है। बाइजोन की मन की बातों से हमें पता लगता है कि 500 साल पहले उसने एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस स्वॉर्ड को ढूंढने की कोशिश की थी। उसे क्या पता था कि किस्मत उसे सामने से ऑफर करेगी, क्योंकि उसने अपना लक जो वापस ले लिया। उस ट्रेजर को अपने स्टोरेज बॉक्स में रखने के बाद वो सूरुमई को ऑफर करता है कि आज के बाद अगर सूरुमई को भी किसी भी चीज की हेल्प हो तो वो जरूर से कोशिश करेगा कि वो उनकी हेल्प करे। सूरुमई को यही चाहिए था, वो जानती थी कि इसकी कल्टीवेशन कम है लेकिन ये बंदा पावरफुल है, अगर ये इसके पीछे सपोर्ट में रहा तो बाकी चीजें उसके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। जिन्होंने भी अब तक हमारे हीरो की बेइज्जती की थी उन्हें भी अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी हो रही थी कि उन्होंने कितना बेइज्जत किया इस बंदे को और इसी ने उनकी जान बचाई। वहीं यूजिंग जो कि अब तक हमारे हीरो को जान से मारने की बात कर रहा था, वो भी लुटी पुटी हालत में अपनी गलती एक्सेप्ट करने लगता है कि मैं कितना गलत था, इसलिए वो माफी मांगने के तौर पर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उसके हवाले कर देता है, जिसे बिना सोचे समझे बाइजोन ने हासिल कर लिया था, क्योंकि वो इन्हें सबक सिखाना चाहता था। बाकी सब लोग भी उसे अपना अपना ट्रेजर पैसे ऑफर करते हैं और वो सबको ले लेता है, क्योंकि आगे की जर्नी में उसे इसकी जरूरत पड़ती। अपने गैरेज में वापस जाने के बाद जब वो उस स्वॉर्ड को चेक करता है तो पता चलता है कि उसमें थोड़े से फ्लॉज हैं, उसे रिफाइनिंग की जरूरत है। 500 साल पहले किस्मत से उसने रिफाइनिंग का काम सीख लिया था, तो वो स्वॉर्ड को वहीं बैठे बैठे रिफाइन करने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ किंग जॉन स्वॉर्ड सेट का सीन दिखाते हैं, जहाँ एल्केमी रूम के अंदर ग्वान ज़ुएलिन बड़ी बेसब्री से अपनी बाकी तीनों डिसाइपल्स के आने का इंतजार कर रही थी। जब वो तीनों आते हैं तो वो उनसे रिपोर्ट मांगने लगती है कि तुम लोगों ने काफी ज्यादा वक्त गवा दिया उस कचरे को ढूंढने में, जल्दी से उस कचरे को मेरे सामने लाओ ताकि मैं उसे इसकी सजा दे सकूं। पर तभी न्यानजाओ बहुत ज्यादा परेशान होते हुए बताती है कि सेक्ट मास्टर उसने हमारे साथ आने से मना कर दिया। अब ये सुनकर कि वो वापस नहीं आया, वो कहती है कि वो कचरा क्या चाहता है, वो क्या हमारी इंसल्ट कर रहा था, ये कहते हुए अपनी पावर रिलीज करने लग जाती है। इस चुड़ैल से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बाइजोन ने सेक्ट वापस आने से मना कर दिया। तभी वो दोनों चमचियां अपना झूठ बयान करना शुरू कर देती हैं कि आप जानती है सेक्ट मास्टर, हमने क्या देखा, हमने देखा कि उसने सेक्ट का ट्रेजर चुराया है और यही वजह है कि वो सेक्ट वापस नहीं आया। दूसरी वाली कहती है कि आप जानते हैं उसने डीमन एंसेस्टर मास्टर को भी मार डाला जबकि वो नेंस एंड सोल स्टेज पर था, वो भी एक अटैक से। ये सुनकर तो ग्वान ज़ुएलिन भी हैरान रह जाती है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। वहीं ये दोनों बताती हैं कि शायद उसने फॉरबिडन एरिया में कोई ट्रेजर हासिल कर लिया होगा और 500 सालों से उस ट्रेजर की हेल्प से अपनी पावर को स्टोर करके रखा होगा। हमारे सामने क्रिपल होने की एक्टिंग की और सेक्ट से बाहर जाने के बाद अपनी पावर्स वापस ले ली। और तो और सेक्ट मास्टर वो तो हमें धमका रहा था कि वो सेक्ट का फॉर्च्यून छीन चुका है। ये सुनकर कि 500 साल पहले उस बंदे को कोई ट्रेजर मिल गया होगा फॉरबिडन एरिया से, ज़ांग ज़ुन अपना असली चेहरा छुपा नहीं पाता। वो अपने मन में सोच रहा था कि यही वजह है कि वो कमीना 500 साल पहले वॉलंटियर करने चला गया, क्योंकि उसे पहले
ही पता लग गया होगा कि वहाँ पर रेयर ट्रेजर है। इसके बाद तो वो सेक्ट मास्टर को बड़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा अच्छा बनते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर अब क्या होगा, वो तो सेक्ट का सुप्रीम ट्रेजर चुरा कर ले गया। अब इन सारे बेवकूफों को लगेगा कि हमारे बाइजुआन के पास जो स्वॉर्ड है वो उसे फॉरबिडन एरिया से मिली है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा भड़कते हुए कहती है कि अब अगर वो मेरे हाथ चढ़ा तो मैं उसे फॉरबिडन एरिया वापस भेज दूंगी, वो भी उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए। यहाँ न्यानजाओ ने समझाने की कोशिश करती है तो ये बेवकूफ उसे चुप कराते हुए कहती है कि तुम अभी उसका साइड लेने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैंने अपने सेट में एक सांप पाला हुआ था और वो हमें डस के चला गया, तुम्हारे सपोर्ट की वजह से उसे इतनी हिम्मत मिली होगी। यहाँ ज़्यांग भी उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर आपको उसे इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, वो आपके सपोर्ट के लायक नहीं, आप तो उसे बचाने भी चली गई, अगर उसे मरने देती तो अच्छा होता। पर ये सुनकर तो न्यानजाओ उस पे ही भड़कने लगती है कि मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने का ड्रामा मत करो, मुझे पता है तुमने 3 सालों में उसके साथ क्या किया और उसे कैसे ट्रीट कर रहे थे, आज वो इस सेट को छोड़ के गया उसकी वजह तुम हो और अभी भी उस पर इल्जाम लगा रहे हो। ज़्यांग जुन तो अपने मन में कह रहा था कि ये कमीनी लगता है मरना चाहती है, लेकिन ऊपर से वो उसके सामने सीनियर सिस्टर ही कर रहा था कि आप कैसी बातें कर रही हैं, और ये बोलकर जब उसे टच करने जाता है तो वो उसे झटक कर खुद से दूर करने वाली थी। पुश तो काफी हल्का सा किया था उसने, लेकिन ये बंदा खुद अपनी पावर का यूज करके उड़ते उड़ते दूर गिर जाता है, ये दिखाने के लिए कि देखो उसकी सीनियर सिस्टर उससे कितनी नफरत करती है। अब यहाँ पर न्यानजाओ तो उसकी बातों में फंसने वाली नहीं थी, तो ये दोनों चमचियां जाकर उसे संभालते हुए उसके बिहाफ पर उससे लड़ने लग जाती है। न्यानजाओ तो उन्हें समझा रही थी कि मैंने तो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज भी नहीं किया, मैं क्यों हर्ट करूंगी उसे, मैंने तो बस उसे हल्का सा धक्का दिया था। पर सेक्ट लीडर ग्वान ज़ुएलेन भी उसकी बात नहीं सुनती, उसकी फेवरेट डिसाइपल्स में से एक होने के बावजूद भी वो ज़्यांग जुन की बात सुनने के बाद उसे नजरबंद करने का ऑर्डर देती है। पहला तो इसलिए कि वो बाइजुआन की हेल्प करने गई जिसके लिए कि सबको मना किया गया था, और दूसरा इसलिए कि अगर वो 1 महीना अंदर रहेगी तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी उस कचरे को डिफेंड करने के लिए। इसके अलावा सेक्ट लीडर ग्वान ज़ुएलेन चाहती थी कि वो 1 महीने जितने दिन वो नजरबंद रहेगी वो ज़ुआन जुन जो कि सेक्ट का होली सन है उसके लिए नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर करे, ताकि उस एनर्जी का यूज करके उसकी स्वॉर्ड को रिफाइन किया जाए। ये सुनकर न्यानजाओ को गुस्सा आता है कि आप सेट का रिसोर्सेज यूज करके इस बंदे को फेवर देना चाहती हैं और इसीलिए आपने इतनी हड़बड़ी में मुझे बुलावा भेजा था। ग्वान ज़ुएलेन को सिर्फ एक ही चीज से मतलब था और वो था होली सन को पावरफुल करने से। वो कहती है कि आगे सेट का फ्यूचर इसी के हाथों में आने वाला है। ये सुनकर न्यानजाओ और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये सब कुछ जूनियर ब्रदर का होने वाला था और अब वो इन सब में कुछ भी नहीं कर सकती। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि नेचुरल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की एनर्जी कंप्लीट हो चुकी है। उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद प्रिंसेस ग्वान ज़ुएलेन अपने इस हेवनली रैंक के स्पिरिचुअल एनर्जी वाले स्वॉर्ड को बाहर निकालती है जिसका नाम था ड्रैगन रोर स्वॉर्ड। उसके बाहर आते ही मौसम बुरी तरीके से बदलने वाला था। इसका मतलब ज़्यांग जुन इस स्वॉर्ड के साथ मर्ज होता तो उस पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन होता जिसके बाद ही वो ब्रेक थ्रू कर पाता। इसीलिए स्वॉर्ड मास्टर ग्वान ज़ुएलेन फटाफट उसे अपना ब्रेड ड्रॉप इस स्वॉर्ड पर लगाकर उसे अपना मास्टर बनाने को कहती है। इस प्रोसेस को सुनने के बाद वो फटाफट अपने फिंगर को अपने दांतों से कट करके अपना ब्लड उस स्वॉर्ड में लगाने जाता है तो स्वॉर्ड उसे एक्सेप्ट करने से मना करती है। तो वो दोबारा ट्राई करता है और रिफाइन करने बैठ जाता है। वो स्वॉर्ड के साथ अपनी मेंटल एनर्जी को फोर्ज करने वाला था। काफी दिनों से कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के बावजूद भी ये बंदा ब्रेक थ्रू के आसपास भी नहीं पहुंचा था और जैसे ही उसे पता लगता है कि ये ट्रिब्यूलेशन और स्वॉर्ड के साथ साथ उस पर भी अटैक करेगी तो ये सोचकर तो उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि ग्वान ज़ुएलेन उसे फोर्स करती है तो बेचारे को ना चाहते हुए भी वो थंडर ट्रिब्यूलेशन झेलना ही पड़ता है जिससे उसे सहने में दिक्कत हो रही थी और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बाकी उसे हेल्प मांगने लग जाता है। शायद वो पहली बार ये थंडर ट्रिब्यूलेशन विटनेस कर रहा है, इसी वजह से उसकी सीनियर्स उसे बताती हैं कि हम बाहर से तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते वरना एनर्जी तुम्हें बैकफायर करेगी और तुम और ज्यादा इंजर्ड हो जाओगे। अपनी पावर का यूज करो, उस स्वॉर्ड के साथ मर्ज करो खुद को, देखना फिर तुम्हारे लिए इसे झेलना इजी हो जाएगा। लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा वीक थी कि वो ना चाहते हुए भी उस स्वॉर्ड के साथ अपना कनेक्शन बिठा ही नहीं पा रहा था, जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि उस ट्रिब्यूलेशन की वजह से वो स्वॉर्ड डैमेज हो जाती है। बाकी लोग उसकी कल्टीवेशन पर दोष दे रहे थे कि वो स्वॉर्ड तो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल रियल्म एनर्जी की है, उसका तो क्रैक होना नामुमकिन है। पर ये बंदा अपनी गलती नहीं मानता बल्कि कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कि ये स्वॉर्ड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की बनी हो। उसे मानता ना देखकर ये सीनियर सिस्टर बहुत ट्राई करती है अपने जूनियर को समझाने की, पर वो मानता ही नहीं। तभी न्यानजाओ कुछ नोटिस करते हुए कहती है कि शायद ये थंडर ट्रिब्यूलेशन उसकी कल्टीवेशन या ब्रेक थ्रू करवाने के लिए नहीं बल्कि डिवाइन पनिशमेंट है, इसी वजह से वो उन दोनों को डैमेज कर रही है। डिवाइन पनिशमेंट का नाम सुनकर तो इन तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि आखिर होली सन पर या फिर स्वॉर्ड पर डिवाइन पनिशमेंट क्यों आएगी जबकि उन्होंने कोई गलती भी नहीं की। ग्वान ज़ुएलेन तो अलग ही अकड़ में थी। वो कहती है कि कई 100 सालों से किंग ज़ुआन स्वॉर्ड सेक्ट में हेवनली ट्रिब्यूलेशन के अलावा और कोई हेवन स्ट्राइक नहीं आई है, इसीलिए ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी हेवन उसकी बोलती बंद कर देते हैं, एक और जबरदस्त स्ट्राइक करके उस होली सन के सेलेस्टियल स्वॉर्ड और उसकी धज्जियां उड़ा
जाकर उसकी ड्रैगन रॉर स्वॉर्ड के तो चीथड़े उड़ चुके थे और वो भी सेवियरली इंजर्ड हो चुका था। अब तक ये लोग भी खुद को मानने से नहीं रोक पाते कि ये डिवाइन पनिशमेंट थी। गॉड्स वाले उनको समझ नहीं आता कि बिना कुछ गलत किए आखिर हेवन उन्हें कैसे पनिश कर सकता है। पर तभी न्यानजाओ से याद दिलाती है कि बाइजुआन ने अपना फॉर्चून वापस ले लिया और ये तो बैकलैश की बस शुरुआत है। पर वो मैडम तो इसे मानना भी नहीं चाहती थी। वो कहती है कि दोबारा अगर उस ट्रैश का नाम मेरे सामने लिया तो फिर मैं तुम्हें सेक्ट से बाहर निकाल दूंगी। हर बार हर मैटर को उससे जोड़ने का क्या मतलब बनता है। न्यानजाओ सेक्ट मास्टर को ज्यादा नहीं समझाती, बस इतना कहती है कि मुझे भी सेक्ट से निकालने के बाद आप बहुत पछताएंगी। पर फिलहाल तो उसे वो सेक्ट से नहीं निकाल रही थी, बल्कि वो अपने बाकी डिसाइपल्स को ऑर्डर देती है कि बेस्ट से बेस्ट ट्रेजर्स लेकर आओ। मैं फिर से होली सर्न के लिए स्वॉर्ड रिफाइन करूंगी और इस बार खुद अपनी पावर का यूज करूंगी। देखती हूँ इस बार हेवनली ट्रिब्यूशन कैसे उसे डिस्ट्रॉय करता है। इधर दूसरी तरफ उस हेवनली ट्रिब्यूशन के बारे में वांडा पवेलियन के लोगों को भी पता लग चुका था और यहाँ पर हमारे बाइजुआन की स्वॉर्ड रिफाइनिंग का काम भी कंप्लीट हो जाता है। वो लोग अपना सफर पूरा करते हुए क्लाउड सिटी पहुँच जाते हैं, जहाँ जाने के बाद सूरुमई उसका स्वागत कर रही थी जैसे कि बाइजुआन पहली बार आया हो। उसे तो लग रहा था कि इसका फर्स्ट टाइम है इस सिटी में। बाइजुआन भी उसे करेक्ट नहीं करता कि वो सालों पहले यहाँ आ चुका है। तभी सूरुमई कहती है कि अगर आप चाहें तो आपके पास अगर इस सिटी में कोई रहने की जगह ना हो तो आप वानवा पवेलियन में आके रह सकते हैं। तभी देखते ही देखते वो लोग सिटी वॉल के बाहर पहुंच गए थे, जहां से एंटर होने के लिए उन्हें टोकन की जरूरत पड़ती क्योंकि वहां पर डिफेंसिव अरे बनाया गया था। पता चलता है कि इस सिटी का क्रिएटर और कोई नहीं बल्कि हमारा बाइजुआन है, जिसने यहाँ के सिटी लॉर्ड शैंग के साथ मिलकर इस जगह को अपने हाथों से क्रिएट किया था और ये अरे भी उसने खुद बनाई थी। इसी वजह से वो तो वहाँ से आराम से क्रॉस कर जाता है बिना टोकन के। सूरुमई तो और ज्यादा हैरान रह जाती है, लेकिन जब वो खुद ट्राई करती है तो बेचारी को जोर का बिजली का झटका लगता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर इस इंसान में ऐसा क्या खास है कि ये अरे भी उसके आगे फीकी पड़ गई। तभी शैडो गार्ड वहाँ उसके पीछे से अपीयर होते हुए कहता है कि मिस सू, मुझे इस बंदे के बारे में काफी सारी डिटेल्स पता लगी है। क्या आप जानती हैं कि 500 साल पहले बाइजुआन ने हमारे सिटी लॉर्ड शैंग के साथ मिलकर इस जगह को को-फाउंड किया है, मतलब यहाँ के क्रिएटर वही है। ये सुनकर वो बंदी हैरान रह जाती है कि अभी जैसे वो सिटी के रूल समझा रही थी वो बंदा यहाँ का क्रिएटर है। उस पर तो उसे एक और झटका ये लगता है कि 500 साल पहले उस इमॉर्टल कू ने टेंसेंट सोल रियाल को भी क्रॉस कर दिया था। पर इन लोगों को लग रहा था कि शायद इन्होंने जिस बंदे के बारे में सुना है वो इमॉर्टल कू कोई और है और ये बाइजुआन कोई और है। इसका भी सरनेम गू था। तो सूरुमई को ये गलतफहमी हो जाती है कि हो सकता है कि ये उसका कोई डिसेंडेंट हो। तो इस बारे में पूछने के लिए वो बाइजुआन के पास पहुंच ही जाती है कि क्या आप इमॉर्टल गू को जानते हैं। अब जब ये सुनकर कि ये उसके पहले वाले 500 साल पहले वाले सरनेम का यूज कर रही है तो वो मना नहीं कर सकता था। वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, कोई काम था। फिर तो वो बंदी खुश होते हुए कहती है तो फिर तो आप पक्का उनके डिसेंडेंट है ना। ये सुनकर तो बेचारे को जोर का झटका लगता है कि मेरा डिसेंडेंट कहाँ से पैदा हो गया। लेकिन फिर थोड़ी देर में समझ जाता है कि ये लड़की उसे अपना डिसेंडेंट समझ रही है। इधर सूरुमई इतना ज्यादा खुश हो रही थी कि आपको पता है हमारे सिटी लॉर्ड उन्हें कितना याद करते हैं, हर दिन उनके बारे में बताते हैं। मुझे लगता है इसी वजह से आप भी उनसे मिलने आए होंगे। सिटी लॉर्ड शैंग आपको देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, इसीलिए वो उसे लेकर सीधा सिटी लॉर्ड के पैलेस जाती है, जहाँ पर वो उसकी खातिरदारी कर रही थी। तभी सिटी लॉर्ड शैंग भी आ जाते हैं। उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उन्हें सूरुमई ने बताया था कि वो असल में मॉर्टल गू के डिसेंडेंट को लेकर आई है, तो उन्हें भी यही लग रहा था कि ये उनका डिसेंडेंट है। पर तभी बाइजुआन उन्हें याद दिलाता है कि क्या तुम भूल गए हो, तुम्हें ये चेहरा याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। तुम भी बिल्कुल अपने फादर जैसे भुलक कर निकले। अब ये देखकर कि ये बंदा उसके फादर को भी जानता था, उसे समझते देर नहीं लगती कि यही असल में इमॉर्टल गू है। सबसे ज्यादा हैरान तो सूरुमई होती है कि वो तो पता नहीं इसके बारे में क्या क्या सोच रही थी और सारे रास्ते कितना बुरा ट्रीट किया होगा अगर इन्हें बुरा लग गया तो। इसीलिए उसने तो फटाफट माफी मांग ली थी कि अगर मेरी किसी भी बिहेवियर से आपको चोट पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना। पर बाइजुआन से कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा, उल्टा तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो तो कहती है कि तो मेरा ओनर था, अगर पता होता कि ये आप है तो और अच्छे से रखती। यहाँ सिटी लॉर्ड शैंग 500 साल बाद अपने दोस्त को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वो तो कहते हैं कि तुम तो अभी भी जवान और डैशिंग लग रहे हो, चलो अब चाय पे बैठकर आराम से गप्पे लड़ाएंगे। काफी देर के बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरो ने अपनी आप बीती सब बता दी, जिसे सुनकर तो एल्डर शैंग को गुस्सा आ रहा था कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। 500 साल तक तुम्हें फॉरबिडन एरिया में रखकर टॉर्चर करने के बाद अब सेट से निकाल दिया। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं जाऊं और अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उनकी गर्दन उनके धड़ से अलग कर दूं। पर हमारा बाइजुआन उन्हें शांत रहने को कह रहा था, ये कहते हुए कि मैं उस सेट को पीछे छोड़कर आ गया। अब उस सेट से मेरा कोई लेना देना नहीं। पर एल्डर शैंग का कहना था कि तुम बस इशारा कर
करना, तुम्हें रिवेंज करना हो, मैं पूरी आर्मी खड़ी कर दूंगा उन्हें धड़ से अलग करने के लिए। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा था कि तुम्हारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गए, तुम बस इशारा करो कि तुम्हें किस तरीके के मेडिसिन की जरूरत है, मैं क्लाउड सिटी की एक एक गलियां छान मारूंगा उसके लिए और तुम्हें पूरी तरह से ठीक करके रहूंगा। उनका ये जोश देखने के बाद बाइजोन उन्हें फिर से रिलैक्स करते हुए कहता है कि इसकी जरूरत नहीं। और वो बंदा कहता है कि कैसे जरूरत नहीं, ये क्लाउड सिटी तुम्हारे लिए बिलोंग करती है, तुम बस एक इशारा करो, मैं सारी चीजें तुम्हारे सामने हाजिर करता हूँ। बाइजोन उसे इतना हाइपर होता देखकर कहता है कि शांत, मैं ऑलरेडी ठीक हो चुका हूँ। ठीक भी क्या, मैं तो अपना ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट कर चुका हूँ। बेचारे अल्ट्राशाइन को कुछ समझ नहीं आता कि एक साथ दो अच्छी खबर मिली है और ये कैसे पॉसिबल है। बाइजोन बताता है कि अब उसकी कल्टीवेशन पहले से भी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो वो कहता है कि 500 साल पहले तो तुम डेंसेंट सोल पे थे और कितनी ज्यादा इम्प्रूव हुई है, क्या तुम स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियाल्म पे पहुंच गए हो। पर बाइजोन उसे बताता है कि अपना लक वापस लेने के बाद वो सेलेस्टियल डिवाइन रियाल्म पे पहुंच गया है। अपने दोस्त की कामयाबी पर तो ये बुढ़ा खुशी के मारे नाचते हुए उसे शाबाशी देते हुए कह रहा था कि तुम्हें पता है कि तुम नंबर 1 कल्टीवेशन बन गए उस पूरी दुनिया के, जो इतने हाई रैंक पे गए, आज तक इससे ऊपर कोई नहीं जा पाया। तभी बाहर से किंग जॉन स्वॉर्ड साइड के डिसाइपल्स आकर जोर जोर से उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो उसे बाहर बुला रहे थे। ये देखकर सिटी लॉर्ड शैंग को गुस्सा आ जाता है कि कौन उनके मेंशन के बाहर चीख रहा है, पर अब तक बाइजोन को पता लग चुका था कि ये लोग उसके लिए आए। तो वो कहते हैं कि रुको, मैं देख कर आता हूँ। बाहर सूरोमई और वो शैडो गार्ड सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो 3 डिसाइपल थे कि कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। वो बाइजोन की बेइज्जती करते हुए उसे बाहर बुलाने लगते हैं और जब वो देखते हैं कि सूरोमई और वो शैडो गार्ड हमारे मॉर्टल गू यानी बाइजोन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उनसे हजम नहीं होता। वो उससे चिढ़ा रहे थे कि अपने सेक्ट से बाहर निकाले जाने के बाद तुमने यहाँ के कौन सा झूठ बोला है जो ये तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वैसे भी मैंने सुना है कि तुम अपने सेक्ट से ट्रेजर चुरा के आए हो, तुम्हारे सेक्ट वालों ने कहा है कि तुम्हारी जान ले लें। अब ये देखकर कि ये लोग उसे मारने के लिए यहाँ पर आए हैं, सूरोमई फटाफट सिटी लॉर्ड को बुलाने के लिए चली जाती है। वहीं यहाँ पर बाइजोन ये जानना चाहता था कि उसके स्वॉर्ड से आखिर उसे मारने के लिए 3 डिसाइपल्स को किसने भेजा। तो वो इन डिसाइपल से पूछ रहा था, पर वो उसे जवाब नहीं देते, बल्कि अपना स्वॉर्ड निकाल कर उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे पहले कि वो बंदा स्वॉर्ड से इस पर हिट कर पाता, हमारा बाइजोन सिर्फ एक छोटे से पत्थर का यूज करके उस बंदे को ही घायल करके जान से मार देता है। उन लोगों को जिसने भी भेजा था उसने बताया नहीं था कि हमारे हीरो के पास कल्टीवेशन पावर है या नहीं। तो अब अपनी आंखों से देखकर कि बाइजोन कितना ज्यादा ताकतवर है, बाकी दोनों डिसाइपल्स तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाते फाइट करने की। वो वहीं थर-थर कांपना शुरू कर देते हैं। आगे हमारा बाइजोन इन दोनों डिसाइपल्स के साथ क्या करेगा, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि इसी के साथ इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आई नो कि ये AI है, बट इसकी स्टोरी काफी अमेजिंग है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।